बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, आज से हम अपनी फिज़िक्स की प्रिपरेशन का नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी सीरीज़ का आज पहला लेक्चर है। इसमें हम अपना पहला सेक्शन मैकेनिक्स का स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स, मोशन, टॉर्क और इक्विलिब्रियम को। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से टॉपिक्स और चीज़ें शामिल हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे यूनिट्स और डायमेंशन से। हम यूनिट्स और डायमेंशन को डिटेल से देखेंगे। उसके बाद वेक्टर्स, उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को। उसके बाद मोशन और उससे रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स हैं, जिनमें इक्वेशन ऑफ मोशंस, टाइप ऑफ मोशन, पैराबोलिक एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, फ्रिक्शन और उससे रिलेटेड उसके कोफिशिएंट और उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज। और देन हमारे पास होगा टॉर्क, हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और टॉर्क ड्यू टू कपल वो भी पढ़ेंगे। और लास्ट में हम इक्विलिब्रियम, उसकी कंडीशन और उसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं। हमारे पास है यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, एक इदारा ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहा है जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, जिसका काम सभी मेजरेबल क्वांटिटीज के यूनिट्स को डिफाइन करना है। अब इन यूनिट्स को बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। पहला सेक्शन है हमारे पास बेस यूनिट्स का। बेसिक यूनिट या बेस यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो बेसिकली क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास 7 होते हैं। जैसे लेंथ है, इसको मीटर्स में मेजर करते हैं, उसका सिंबल m है। इस तरह मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये वो 7 यूनिट है जिनको हम बेसिक यूनिट या बेस यूनिट्स कहते हैं। और इसकी बेस पर ही हम बाकी जो यूनिट्स हैं उनको ड्राइव करते हैं। और यहां पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है ड्राइव्ड यूनिट की। जैसे फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है। अगर मैं इसको मजीद एलेबोरेट करें तो हम देखेंगे कि न्यूटन जो असल में बेसिक यूनिट से ही ड्राइव किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास फोर्स किसके इक्वल होती है? F इज इक्वल टू M और A। और यहां पर मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है। और इस तरह एक्सेलरेशन हमारे पास होती है वेलोसिटी ओवर टाइम, तो इसका हमारे पास यूनिट होता है मीटर फी सेकंड। और साथ में हमारे पास टाइम का भी एक यूनिट आता है S-1। और ये टोटल में हमारे पास बन जाता है किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास जो न्यूटन का उसकी बेसिक क्वांटिटीज की फॉर्म में जो यूनिट बनता है वो किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर बनता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो असल में बेसिक क्वांटिटी से ही ली गई है। तो यहां पर हमारे पास वर्क है, पावर है, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज, या वो तमाम क्वांटिटीज जो किसी भी बेस क्वांटिटी से ड्राइव की गई हो, हम उनको ड्राइव्ड यूनिट्स की फॉर्म में डिनोट करते हैं। थर्ड, हमारे पास इसकी जो सेग्रीगेशन है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स असल में वो यूनिट्स हैं जिनके बारे में अभी तक डिसाइड नहीं हो सका कि वो बेस यूनिट्स हैं या ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। लेकिन चूंकि ये क्वांटिटी तो एग्जिस्ट करती हैं, तो इसलिए इन यूनिट्स को एक तीसरी कैटेगरी बनाकर हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स के तौर पर दिखाया गया है। और इसके अंदर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल्स शामिल है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल्स की जो सिंबल्स हैं वो रेडियन और स्ट्री रेडियन है। हम जितने भी एंगल्स हैं उनको हम इन 2 यूनिट्स में डिफाइन करते हैं। और इसके बारे में अभी तक चूंकि डिसाइड नहीं किया जा सका कि ये बेसिक क्वांटिटी है या ड्राइव क्वांटिटीज है, तो इसलिए इनको अलग सेक्शन सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स डायमेंशंस है। डायमेंशंस भी एक फॉर्म है क्वांटिटीज को डिफाइन करने की, क्वांटिटीज को डिनोट करने की। ये भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये उन्हीं क्वांटिटीज को एक्चुअली एक वर्ड के साथ एसोसिएट कर दिया गया। जैसे हम देखें लेंथ को, तो लेंथ के जो डायमेंशंस हैं उनको L से दिया गया। जैसे लेंथ का ही पहला वर्ड L, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। इसकी जो सबसे बड़ी नोटेशन है वो यही है कि इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। तो लेंथ का L, किलोग्राम का M, इस तरह टाइम सेकंड से T, करंट एम्पेयर का I, और इस टेम्परेचर केल्विन का K, J और N, ये सभी उसकी डायमेंशंस हैं। और ये बेसिक डायमेंशंस हैं, बेसिक यूनिट्स की डायमेंशंस हैं। तो इसी तरह ड्राइव यूनिट्स की जो डायमेंशंस हैं वो इन्हीं बेसिक यूनिट से ही ड्राइव की जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीड की डायमेंशन है LT-1। तो इसको कैसे लिया गया है? तो स्पीड स्टूडेंट्स हमें पता है वो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है मीटर्स में, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास होगी L। और इस तरह टाइम को मेजर किया जाता है T में, इसकी डायमेंशन हमारे पास होगी T। तो इसको जब इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास LT-1,
ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी। तो बेसिक यूनिट्स की डायमेंशंस ये लिखी हुई हैं और बाकी ड्राइव यूनिट्स सभी की डायमेंशन इसी से कैलकुलेट की जाती हैं। जैसे एक्सेलरेशन की डायमेंशन यहां पर दी गई है lt-2, तो अगेन एक्सेलरेशन हमारे पास होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी के डायमेंशंस अलग, टाइम के डायमेंशंस अलग, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन के जो डायमेंशन है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स वेक्टर्स है। वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटी बड़ी फेमस इसमें डिफरेंस है। वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी हो, और स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी होती है। और इसके बाद स्केलर्स को यूजुअली हम सिंपली एडअप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्केलर नंबर हम ऐड करते हैं 5 + 5 = 10, 10 + 5 = 15, और इसी तरह स्केलर्स मल्टीप्लाई भी इजीली हो जाते हैं। बट जब हम बात करते हैं वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन वो सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उनकी डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो डायरेक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए इसके लिए एक स्पेशल तरीका बनाया गया, जिसको स्पेशल रूल बनाया गया, जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। इस हेड टू टेल रूल को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? फर्ज कर ले हमारे पास कोई पार्टिकल है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, और देन अगेन पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाता है, और देन पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाएगा। और इन तीनों की हम जो डायरेक्शन है या इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो एक ऐसा वेक्टर बनाएंगे जो तीनों की मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करे और तीनों के इकट्ठे इफेक्ट को भी रिप्रेजेंट करे। तो उसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट डी तक। तो इसका तरीकाकार क्या है, हम इसको कैसे अरेंज करते हैं? तो फर्ज कर ले हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं F1, F2 और F3 डायरेक्शंस के साथ यहां पर गिवन है। अब हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हम उनको इस तरह से अरेंज करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड की टेल आएगी, इसी तरह सेकंड के हेड के साथ थर्ड की टेल आएगी, और लास्ट में रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ होगा? वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और लास्ट वेक्टर के हेड तक जाएगा, और जितना ये एंगल बनाएगा वो एंगल ही उसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेगा। तो इस तरह हेड टू टेल रूल के जरिए हम दो या दो से ज्यादा फोर्सेस को जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जिस तरह हम हेड टू टेल रूल के जरिए इन वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, इस तरह हम इनको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। वेक्टर की रेजोल्यूशन क्या होती है? हम किसी एक फोर्स को स्प्लिट कर देते हैं उसके म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर, उसको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास कोई फोर्स है F जो एक एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और इसको नाम हम OA का दे देते हैं, और A पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस एक्स एक्सिस के ऊपर, जिसको हम नाम AB का दे देते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे OB और AB, इसको हम Fx और Fy कहते हैं। ये एक्चुअली दोनों कंपोनेंट हैं इस फोर्स के। अब इसको लिखेंगे कैसे? उसके लिए हेड टू टेल रूल के जरिए हम फोर्स OA, ये हमारे पास जो फोर्स OA थी, इसको इक्वल लिखेंगे फोर्स OB और AB के। इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, जिसके अंदर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पर OA F है, तो OA की जगह पर हम F लिख देंगे, और इस तरह OB हमारे पास Fx है और BA जो हमारे पास Fy है। तो ये हम इस तरह इनका रिजल्टेंट जो है वो निकाल सकते हैं। अब अगर बात करेंगे कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स को कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आप अगर देखें तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है OBA। इस OBA ट्रायंगल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन कंपोनेंट्स Fx और Fy की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो हमारे पास जो cos थीटा की जो आइडेंटिटी है वो कैसे बनेगी? cos थीटा विल बी इक्वल टू OB ओवर OA, OB ओवर OA, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा, और यहां पर OB इज इक्वल टू Fx, और इसी तरह OA इज इक्वल टू Fy। तो हमारे पास जो Fx है वो किसके इक्वल आ जाएगा? F cos थीटा के। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मूव करें इसी ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा की आइडेंटिटी को देखें, तो साइन थीटा की जो आइडेंटिटी है वो इक्वल होगी BA ओवर OA के, जिसको हम कहते हैं हम इसको कहते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जब परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखेंगे दैट इज Fy, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दैट इज F। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास Fy की वैल्यू आ जाती है Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा। तो ये दो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं
परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है किसी वेक्टर के, वो निकले fx इज इक्वल टू f cos थीटा एंड fy इज इक्वल टू f sin थीटा। ये एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेरी शॉर्ट है, सॉल्व करने में बड़ा इजी है कि आपको एक वेक्टर देकर उसके कंपोनेंट्स ड्राइव करने का कहा जा सकता है, तो उसकी फॉर्मुलेशन कुछ इस तरह से की जा सकती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हम इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अब इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए अगेन हमारे पास वही ट्राइंगल है OPR। तो अब यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहां पर f स्क्वायर इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आ जाती है उस वेक्टर की, दैट इज f इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, यहां पे सॉरी स्क्वायर आएगा। अब ये मैग्नीट्यूड आ गई। डायरेक्शन निकालने के लिए इसी ट्रायंगल के अंदर tan थीटा की आइडेंटिटी को यूज करेंगे। tan थीटा की आइडेंटिटी इक्वल होती है बेस ओवर हाइपोटेनस के, वैल्यूज पुट करेंगे, tan को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स fy ओवर fx। तो यहां से हम अपने रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं और इससे हम रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब लेट अस सपोज हमारे पास दो वेक्टर नहीं है, वेक्टर दो से ज्यादा है। इस केस को हम मजीद एक्सीड करते हैं, दो से वेक्टर से ज्यादा है। फर्स्ट के हमारे पास वेक्टर है f1 f2 f3 और अप टू सो ऑन fn तक। तो हम इनको कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इनके कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं f1x f2x और अप टू fnx स्क्वायर। तो पहले x कंपोनेंट को, जैसे हमने यहां पर देखा था, x कंपोनेंट का स्क्वायर ऐड किया। इस तरह आगे फिर y कंपोनेंट था तो y कंपोनेंट के सारे जो उसके सभी वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को ऐड किया। तो हमारे पास यहां पर एंड पर उसकी डायरेक्शन को भी हम इसी तरह निकाल सकते हैं। जिस तरह डायरेक्शन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स fy ओवर fx है, तो ऊपर y कंपोनेंट नीचे x कंपोनेंट, तो ऊपर सभी y कंपोनेंट और नीचे सभी x कंपोनेंट। तो इस तरह अगर हमारे पास n वेक्टर्स हैं, दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, हम उनकी भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है। जिस तरह हमने पीछे देखा कि वेक्टर की एडिशन भी सिंपल नहीं होती, इस तरह वेक्टर की प्रोडक्ट भी सिंपल नहीं होती। वेक्टर की प्रोडक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है या डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, और दूसरी को क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। सबसे पहली टाइप को हम देखते हैं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका रिजल्टेंट एक स्केलर होता है। जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो और उनका रिजल्टेंट अगर स्केलर आ जाए तो हम उनको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसको लिखने का तरीका, हम उनके दरमियान डॉट लगा देते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। अब ये एक्चुअल है क्या, हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। हम देख रहे हैं कि a की हम प्रोडक्ट ले रहे हैं b के साथ, तो यहां पर b के कंपोनेंट्स को डिवाइड किया गया। एक कंपोनेंट b का ये है और एक कंपोनेंट b का ये बनता है। तो यहां पर आप देखें, हम बात कर रहे हैं a की प्रोडक्ट को b के साथ, तो इसको लिख रहे हैं ab इज इक्वल टू ab cos थीटा। तो आप देख सकते हैं कि असल में ये वेक्टर a, उसकी मैग्नीट्यूड और आगे प्रोजेक्शन ऑफ b है ऑन a, यानी कि यहां पर a वाली साइड पर जो b की प्रोजेक्शन बन रही है हम उसको एंटरटेन कर रहे हैं। तो ab cos थीटा एक्चुअली वेक्टर a की मैग्नीट्यूड और साथ में प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a है। या और अगर इसको मजीद आसान कर ले तो एक्चुअल में ये वेक्टर a की मैग्नीट्यूड और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a, यानी कि b का वो कंपोनेंट जो a की डायरेक्शन में मौजूद है। तो इसको हम लिखते हैं a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारे पास मौजूद है। इस तरह अगर हम b डॉट a करें तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर b और a का वो कंपोनेंट जो b की डायरेक्शन में मौजूद है, यानी कि b की डायरेक्शन में a का कंपोनेंट जो b की डायरेक्शन में मौजूद है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि a डॉट b और b डॉट a कम्यूटेटिव है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट जो है वेक्टर की वो कम्यूटेटिव है। दैट मीन a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। अब ऐसा क्यों है, उसकी वजह यह है कि जब हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों का आंसर हमेशा स्केलर आता है। तो स्केलर वो चाहे हम a टू b करें या b टू a करें वो हमेशा सेम रहेगा। सो हम कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास मौजूद है वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट से थोड़ी सी डिफरेंट है। नाम से आपको पता चल रहा होगा, इस प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो एक्चुअल में एक वेक्टर होता है।
अब आप यहां पे देख सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और साथ में ये एक यूनिट वेक्टर आप देख रहे होंगे। ये यूनिट वेक्टर ही इसको दूसरी प्रोडक्ट से अलग करता है। ये यूनिट वेक्टर एक्चुअली बता रहा है उस डायरेक्शन को जो ए और बी के रिजल्टेंट से प्रोड्यूस हो रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर, और एन यूनिट वेक्टर हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स मौजूद होते हैं। और अगर आप इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप अपनी फिंगर्स के जरिए इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में ये प्रोडक्ट हो रही है, आप फिंगर्स को कर्ल करें तो आपका जो थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस तरह आप यहां पर देख सकते हैं कि इस वेक्टर की वजह से ये प्रॉपर्टी कभी भी कम्यूटेटिव नहीं हो सकती। रीजन क्या है कि जब हम इनकी प्रोडक्ट को चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ए टू बी जब ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की वो आउट ऑफ द पेपर आ रही है, लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें बी टू ए तो इसकी जो प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी वो इनटू द पेपर होगी। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम A क्रॉस B और B क्रॉस A को इक्वल नहीं कह सकते, बल्कि उसके लिए हमें साथ में एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा विच इज इंडिकेटिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे हमारे पास मोशन की बात करते हैं। तो व्हाट इज अ मोशन? मोशन एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट के तब मोशन में होता है जब वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे। ये एक रिलेटिव टर्म है। फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी एक गाड़ी में बैठा हुआ तो अपने साथ सीट में बैठे हुए शख्स के लिए रेस्ट की हालत में, जबकि गाड़ी से बाहर वाले शख्स के लिए वो मोशन में है। तो ये रिलेटिव टर्म्स के तौर पर यूज होता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिलेटिवली किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, दैट इज इन मोशन, उसको हम मोशन कहेंगे। मोशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनको बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। उनमें से पहली जो कैटेगरी है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन में आगे फिर 3 हिस्से बन जाते हैं। लीनियर मोशन, एक सीधी लाइन में हरकत, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है लीनियर मोशन है। सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। रैंडम मोशन इज अ डिसऑर्डर मोशन, जैसे फ्लीज या मस्कीटोज वगैरह एक रैंडमली मूव करते हैं। इस तरह रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, मोशन अराउंड फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड अ रोटेटरी मोशन, एंड वाइब्रेटरी मोशन इज अ मोशन टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो जो मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। इस तरह ये एक प्रीवियस नॉलेज को ही हम रिकॉल कर रहे हैं। यहां पर आप इक्वेशन ऑफ मोशंस को देख सकते हैं। आपने इसकी क्लासिकल जो फॉर्म है वो आपने देखी होगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहां पे वी एफ और वी आई को वी और यू से डिनोट किया गया है। बाकी ये वही क्लासिकल इक्वेशन ऑफ मोशंस है। यही 3 इक्वेशंस हैं जो मोशन में ऑब्जेक्ट की चीजों को गवर्न करती है। अब इन्हीं 3 इक्वेशन से हम किसी भी मोशन में ऑब्जेक्ट के तमाम पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट सभी पेपर्स के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन लाजमी होता है। वो पॉसिबली इसकी रेंज से रिलेटेड हो सकता है, इसके टाइम ऑफ फ्लाइट से रिलेटेड हो सकता है, या उसकी ट्रेजेक्टरी या हाइट से रिलेटेड हो सकता है। दैट इज वाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को सिंपल वर्ड्स में बताएं तो ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है। अगर हम किसी बॉल को लॉन्च करते हैं किसी स्पेसिफिक स्पीड के साथ तो वो एक्चुअली 2 डायमेंशनल मोशन करती है। बॉल फॉरवर्ड भी जा रही है और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो जमीन की तरफ भी जा रही है। तो इट्स अ 2 डायमेंशनल मोशन। अब इसके अंदर अगर ये 2 डायमेंशनल है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो भी 2 डायमेंशनल होगी। फॉर एग्जांपल हम बॉल को लॉन्च कर रहे हैं तो इसका एक एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा और एक वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा। लेट्स सी इन दिस वीडियो यू सी एक प्रोजेक्टाइल है, इसको हम जमीन से लॉन्च करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जब ये लॉन्च हो रहा है इसका एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, जबकि वाई कंपोनेंट इसका कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। उसकी रीजन क्या है कि एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन में एक सिंगल पुश था, उसके बाद एक्स डायरेक्शन में इसको किसी तरह का कोई कंपोनेंट या सपोर्ट नहीं मिल रही, जबकि वाई की सिमत में विद द चेंजिंग इन द हाइट ग्रेविटी अपना एक्शन चेंज करती रहती है। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो चेंज होगा। अब इस केस में देखें
एक प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से जो है वो लॉन्च किया गया है, एक सर्टन हाइट से, तो उस सर्टन हाइट से भी आप अगर देखें तो एक्स कंपोनेंट इज नॉट चेंजिंग बट द वाई कंपोनेंट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो हम यहां पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा जबकि वाई कंपोनेंट चेंज होगा, और इन्हीं दोनों रिलेटिव मोशन की कॉम्बिनेशन को ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब इनके कुछ पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इसके एक्स कंपोनेंट की। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, एक्स कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इट विल रिमेन फिक्स वी आई कॉस थीटा, जो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बेस पर ही बेस करता है। उसके बाद हमारे पास वाई कंपोनेंट है, यहां पर आप ये फैक्टर जी टी देख सकते हैं। क्यों? बिकॉज जब वाई साइड पर इसकी जो मोशन है वो इफेक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसलिए जो इसका वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट, उसके अंदर ये फैक्टर जो है वो ऐड अप होगा, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से है। इसका नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वेलोसिटी की। किसी भी जगह पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हुए कि उसकी वेलोसिटी जो है पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट की जा सकती है, वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। इस तरह उसकी जो डायरेक्शन है इसका भी फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ओवर द x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस और फॉर्मूलाज हैं जिनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो पेपर में अक्सर आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को ही यूज करें, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो a इज द एक्सेलरेशन, और यहां पर जो एक्सेलरेशन है जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो इसलिए हम a को लिखते हैं g के इक्वल, एंड y माइनस माइनस इज बिकॉज कि ये ऑब्जेक्ट जब हम इसको लॉन्च करते हैं तो इसको हम अगेंस्ट द ग्रेविटी लॉन्च करते हैं, तो इसलिए हम इसको माइनस जी लिख रहे हैं। फाइनल मोशन चूंकि ये ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर जाएगा और इसकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, दैट इज वाई वी एफ इज इक्वल टू जीरो। वी आई इसका इनिशियल कंपोनेंट वी आई साइन थीटा, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं, और एस उसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो एक्चुअली इसकी हाइट है, जिस हाइट तक वो प्रोजेक्टाइल जाएगा। तो सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आ जाएगा, दैट इज एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है जिसके दौरान एक प्रोजेक्टाइल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लॉन्च होकर दोबारा ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कर जाए। इट इज आइदर लॉन्च फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और लॉन्च फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। तो जितना ये टाइम लेगा दोबारा ग्राउंड तक आने के लिए वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, और इसकी कैलकुलेशन के लिए अगेन हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। रिमेंबर अगेन कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उनकी सभी पैरामीटर्स को, उसकी सभी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो यहां पर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ले रहे हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगेन यहां पर हाइट को हम जीरो लिख रहे हैं, व्हाई? बिकॉज प्रोजेक्टाइल अल्टीमेटली स्ट्राइक टू द ग्राउंड, तो जब वो ग्राउंड पर आ जाता है तो उसकी हाइट जीरो हो जाती है। तो यहां पर हम s इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जीरो लेंगे, बाकी कंपोनेंट्स की वैल्यू को पुट करेंगे, वी हैव द टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी ओवर जी। रिमेंबर दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल को अगर हम डिफाइन करें तो वो अपने लॉन्चिंग पॉइंट से लेकर दोबारा ग्राउंड पर स्ट्राइक करने तक पॉइंट तक जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम उसकी रेंज आर कहते हैं। अगेन ये अगर जमीन से लॉन्च करके जमीन तक आए या किसी सर्टन हाइट से दोबारा जमीन तक आए, तो जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज विल बी कॉल्ड रेंज ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। तो यहां पर अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई इंटू टी, और वैल्यूज को पुट करेंगे। वी आई फर्स्ट इसका जो कंपोनेंट हम पीछे पढ़ चुके हैं वी आई कॉस थीटा है, और टाइम की जो कैलकुलेशन हम यहां पर कर चुके हैं, तो इस टाइम की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब किस एंगल पर हम इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें कि ये अपनी मैक्सिमम रेंज को अटेन कर सके, तो उसको हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहां पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है साइन 2 थीटा। तो अगर साइन 2 थीटा इस फॉर्मूला के अंदर साइन 2 थीटा मैक्सिमम होता है,
तभी हमारे पास आर की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और साइन 2 थीटा कब मैक्सिमम होगा? जब ये इक्वल टू 1 हो। और साइन इक्वल टू 1 कब होता है? जब वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू 90 एंड थीटा बिकम 45 डिग्री। तो 45 डिग्री वो सर्टन एंगल है जिस पे अगर हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज को अटेन करेगा। जैसे हम प्रीवियस सिमुलेशन में देख चुके हुए हैं, उसके अंदर हमने इस प्रोजेक्टाइल को 45 के एंगल पर लॉन्च किया था। ये जब 45 के एंगल पर लॉन्च होता है तो ये अपनी मैक्सिमम रेंज को अटेन करेगा। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हम हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड यही 3-4 पैरामीटर्स थे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंटम। मोमेंटम एक्चुअली प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। P इज इक्वल टू mv, वेरी सिंपल फॉर्मूला और बहुत फेमस भी है। P इज इक्वल टू mv, यहाँ पर m इज इक्वल टू मास एंड v इज इक्वल टू द वेलोसिटी। तो फॉर्मूला हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि मोमेंटम किसी भी बॉडी का डिपेंड करता है उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी पे। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ ग्रेटर मास विल हैव द ग्रेटर मोमेंटम। सिमिलर इस केस विद द वेलोसिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होती है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। सिंपल एग्जांपल के लिए आप कंपेयर कर लीजिए एक ट्रक को और एक कार को। कार मोमेंटम ज्यादा है, इट कुड बी मोर डेंजरस। तो जिसका मोमेंटम मास या वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अब उसी से एसोसिएटेड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि आप एक आइसोलेटेड सिस्टम लें। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नली कोई फोर्स अमल ना कर रही हो, एक्सटर्नली कोई ऑब्जेक्ट कोई फोर्स उस पर अमल ना कर रही हो, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें ऑब्जेक्ट जो आपस में कोलाइड करते हैं तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन उनका मोमेंटम सेम होगा, पर शर्त इसमें क्या है? सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। तो यहां पे हम एक वीडियो के अंदर देखते हैं, लेट्स सी कि इस वीडियो के अंदर क्या वाकई ही मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। तो अब यहां पे देख सकते हैं 2 बॉल्स हैं, एक दूसरे की तरफ इंटरेक्ट कर रहे हैं और जब ये आपस में टकराते हैं तो इनका वेलोसिटी वेक्टर जो है वो सेम रहता है। अब दोबारा देखें कि टकराने से पहले जो इनका वेलोसिटी वेक्टर था, ये ब्लू कलर का इनका वेलोसिटी और मोमेंटम का वेक्टर है जो बता रहा है कि इनका मोमेंटम कितना है। तो आफ्टर द कोलिजन आप देखेंगे कि इनका मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होगा, इनके वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है बट उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। इसकी एक और एप्लीकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी अमूमन क्वेश्चन आ जाता है कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम। F इज इक्वल टू PF माइनस PI ओवर T। कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रही होती है वो एक्चुअली उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स हैं। वेरी सिंपल, इलास्टिक कोलिजन्स वो कोलिजन्स होती हैं जिनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस ना हो। ऐसे कोलिजन अगर दो ऑब्जेक्ट सिमिलर मैसेज वाले आपस में टकराते हैं और उनकी एनर्जी में कोई लॉस ना आए, उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसी तरह इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन्स हैं जिनमें आफ्टर द कोलिजन कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाए। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके अंदर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन होती हो। हर कोलिजन के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ साउंड लूज होती है। तो अगर इलास्टिक कोलिजन में देखें तो ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज नहीं होती और रिजल्ट क्या निकलता है कि उनका मोमेंटम और वेलोसिटी रिमेन्स द सेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उसके अंदर ये दोनों बॉल्स जो हैं ये कोलाइड करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनका वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। इसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इस तरह इनइलास्टिक की बात करें तो इनइलास्टिक एक ऐसी कोलिजन जिसके अंदर कुछ ना कुछ यू कैन सी द चेंज इन द वेक्टर। तो चेंज इन द वेक्टर हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम में चेंज आया है, तो जो इनइलास्टिक कोलिजन को रिप्रेजेंट करते हैं। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन की बात करें तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसके अंदर सारी की सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाए और ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे का साथ स्टिक कर जाए। तो आफ्टर द कोलिजन ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के साथ रुक जाए दैट मींस उनकी टोटल एनर्जी लॉस्ट हो चुकी हुई है और उनके पास मजीद एनर्जी नहीं है कि वो आगे की तरफ मूव कर सकें। तो इस तरह की कोलिजन को हम परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? दो सरफेसेस को जब हम एक दूसरे के ऊपर मूव करवाने की कोशिश करते हैं तो उनकी सरफेसेस के ऊपर जो बम्प्स होते हैं वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। जब हम उस फोर्स को उन सरफेस को मूव करवाते हैं तो उस फोर्स को रोकने के लिए एक फोर्स जनरेट होती है जो उस मूवमेंट को रोकती है, उस बॉडी को अपोज करती है उस रिलेटिव मोशन को। इन दोनों ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन को जो अपोज करेगी उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स लुक इन दिस वीडियो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दो बुक्स हैं, और जब हम उनको सरफेस को ऊपर उनके रब कर रहे हैं तो यहाँ पर उनका टेम्परेचर भी राइज हो रहा है और उसके साथ उनकी सरफेसेस भी जाया हो रही हैं। आप देखें कि उनका जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जगह छोड़कर जा रहे हैं और एज अ रिजल्ट सरफेस भी वॉर्न आउट हो जाएगी और उसके साथ साथ उनका जो टेम्परेचर है सरफेस का वो भी राइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही हैं, तो इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन की दो टाइप्स होती हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में डिफरेंस के लिए आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये बॉल पहले स्लाइड करेगा और उसके बाद इसने रोल करना स्टार्ट किया, तो इन दोनों को हम स्लाइडिंग या रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ये स्किड कर रहा है और रोलिंग में ये जमीन की सतह के साथ रोल करना शुरू कर देगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा जो है वो ज्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। आप उसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कार के अगर हम रोड के ऊपर ब्रेक लगाएं तो कार के टायरों के साथ आवाज आती है, तो वो एक्चुअली स्किड कर रहे होते हैं, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। और जब वो कार रोल कर रही होती है, कार चल रही होती है, वो टायर घूम रहा होता है, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली एक निस्बत है, रेशो है, किसके दरमियान? लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान, और इसको म्यू से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास टॉर्क है। टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और वो घूम जाए तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। यहां पर ये जो व्हील है, अगर हम इसको घुमाते हैं, ये फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे, जो फोर्स क्या करेगी? इस व्हील को घुमा देगी, इस व्हील को सर्कुलर मोशन में घुमाएगी, इसको हम टॉर्क कहते हैं। और इसको हम सिंपली, इसका फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ये टॉ का सिंबल है, एफ इज द फोर्स एंड डी इज द डिस्प्लेसमेंट। किस चीज का डिस्प्लेसमेंट है? मूवमेंट आर्म का। मूवमेंट आर्म क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्पैनर है जिससे हम इस पेज को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पर घूम रहा है और यहां पर फोर्स लगाई जा रही है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेकर टर्निंग पॉइंट तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिफरेंस है, इसको हम आर या मूवमेंट आर्म कहते हैं। ये आर है, आर या मूवमेंट आर्म कहते हैं। तो टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मोमेंट आर्म। नेक्स्ट हमारे पास है कपल। टॉर्क एक्चुअली एक साइड पर प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में विद द सेम मैग्नीट्यूड अप्लाई हो तो वो इसको परफेक्ट सर्कल में घुमाना शुरू कर देंगी, जिसको हम कपल कहते हैं। और कपल की वजह से टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा? लेट्स सी इन दिस पिक्चर। ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है जहां पर ये व्हील घूम रहा है, एक फोर्स कपल की इस तरफ लग रही है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब हमारे पास टॉर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। तो यहां पर फोर्स F और इसका मोमेंट आर्म क्या बनेगा? OA। इस तरह सेकंड फोर्स के लिए मोमेंट आर्म क्या बनेगा? OB। तो फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, और ये दूसरा टॉर्क हो गया फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। अब चूंकि फोर्सेस दोनों सेम है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास अंदर क्या बचेगा? OA टू OB विच इज डिनोटेड बाय D, जो मोमेंट आर्म कहलाता है। तो दिस इज अ टॉर्क ड्यू टू अ कपल। नेक्स्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी तरह की भी कोई नेट फोर्स प्रोड्यूस ना हो रही हो। इक्विलिब्रियम के लिए दो बेसिक कंडीशंस हैं। उनमें पहली कंडीशन है कि टोटल फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। टोटल फोर्स जो उस पर लग रही है उसका सम जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इन द टग ऑफ वॉर, दो टीम्स आपस में अगर रस्से को खींच रही हैं तो अगर दोनों की फोर्सेस इक्वल है तो वो रस्सा किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। उसके बाद जो इसकी दूसरी कंडीशन है दैट इज
टोटल टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो। दैट मीन कि जो उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं उसकी वजह से ऑब्जेक्ट को घूमना नहीं चाहिए। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो एंड टोटल टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। दीज आर द टू कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब इसी तरह इक्विलिब्रियम की थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा मूव करवाते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। दैट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड द अनस्टेबल इज इक्विलिब्रियम कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं और वो वापस अपनी जगह पर ना आए, उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कि अगर हम किसी इक्विलिब्रियम में पड़े हुए जिस्म को मूव करवाएं और वो किसी नई जगह पर जाकर इक्विलिब्रियम में खड़ा हो जाए, दैट इज अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट ये था आज का सेशन। होपफुली सेशन में आपको काफ़ी आपके इंफॉर्मेशन में इजाफा किया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके माइंड में है या आप समझते हैं कि इसमें से कोई टॉपिक मिस हुआ है तो आप डिस्कशन ग्रुप के अंदर उसको बता सकते हैं, वहां पर हम इसको डिटेल से दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।